Yes, my dear friends, welcome all of you for the CA Inter Audit Fast Track Batch. फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे जिसका नाम है ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो फ्रेंड्स अगेन ये जो ऐसे है ये ऐसे आपके सीए फाइनल के सिलेबस का है, आपके सीए इंटर के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है. तो इसको भी हमको तबीयत से पढ़ना पड़ेगा और इस ऐसे को पढ़ने का अपना ऑब्जेक्टिव है कि ये ऐसे हो सकता है एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ ले जो कि प्रोबेबली हो सकता है 4 मार्क का हो सकता है. तो हम समझेंगे कि ये जो ऐसे है ये ऐसे हमारे लिए 4 मार्क का वैल्यू रखता है. तो इस 4 मार्क को कमाने के एंगल से हमको इस ऐसे को पढ़ना होगा. ना इस ऐसे को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन जो है वो इस ऐसे के ऊपर हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करें इस बात को उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे. बिल्कुल चिंता मत करिए, कॉम्प्लेक्स डिस्कशन हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है. कॉम्प्लेक्स है बट अंडरस्टैंडेबल है. चलिए तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन SS 610. SS 610 का नाम देखिए बच्चों, लिखा है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो बेसिकली कौन यूज कर रहा है किसका काम? हम यूज कर रहे हैं वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो हम का मतलब क्या होता है? हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सटर्नल ऑडिटर की. तो यहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है. एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है. तो वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने के टाइम पे एक्सटर्नल ऑडिटर ने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी बातों को कंसीडर करना है और कैसे उनका काम यूज करना है. ये सारा डिस्कशन इस ऐसे के अंदर होने वाला है. तो ये ऐसे इंटरनल ऑडिटर पे एप्लीकेबल नहीं है, ये ऐसे एप्लीकेबल है ओवर द एक्सटर्नल ऑडिटर, ओवर द एक्सटर्नल ऑडिटर. तो इस ऐसे को डिस्कस करने के टाइम पे मैं इस ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, तो जाके मुझको इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ सकता है. सबका ध्यान होना चाहिए 500%. अगर ये बाइफरकेशन क्लियर हो गया तो हो सकता है कि ऐसे को डिस्कस करने का एक टेक्निकल तरीका आपको पता चल जाएगा. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है. इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज दिस इंटरनल ऑडिट फंक्शन? नंबर 2 हम देखेंगे व्हाट इज द स्कोप अंडर दिस ऐसे, और इस स्कोप से मुझको इसके और 2 बाइफरकेशन मिल जाएंगे. इस स्कोप को पढ़ने के बाद मुझको अगेन 2 बाइफरकेशन पता चल जाएंगे. अभी इन बाइफरकेशन को नहीं देखता हूं, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा. तो पहला पार्ट दैट इज व्हाट इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वो अभी हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं अंडर SS 610. तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन पहले ही पेज पे आपको देखने को मिल रहा है. तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ एन एंटिटी टू परफॉर्म द अश्योरेंस एंड कंसल्टेंसी एक्टिविटी. 2 वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोल रहे हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं? अश्योरेंस and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness क्या entity का governance, risk management and internal control process. friends, अब तक आप इंटरनल ऑडिट का मतलब समझ रहे थे कि वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं. लेकिन आज इंटरनल ऑडिट का काम या इंटरनल ऑडिटर का काम बस इंटरनल कंट्रोल को चेक करना नहीं रहा है, वो एंटिटी के गवर्नेंस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं. अश्योरेंस मतलब क्या? कि क्या एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक से काम करता है, मतलब एंटिटी के अंदर गवर्नेंस प्रॉपर हो रहा है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है, जो भी स्ट्रक्चर एंटिटी ने बनाया है उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है.
एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट, मतलब हमने देखा हुआ था कि एंटिटी बहुत सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। गोइंग कंसर्न का रिस्क हो गया, ऑपरेटिंग रिस्क हो गया, बिजनेस रिस्क हो गए, फाइनेंशियल रिस्क हो गए, तो उन रिस्क को वो आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको रिलायंस का एक बोर्ड रिपोर्ट ओपन करके बताया था कि उनका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होता है और कैसे होता है, कैसे रिस्क और रिस्पॉन्सेस को वो अपने बोर्ड रिपोर्ट में लिखते हैं। तो उस रिस्क मैनेजमेंट का काम ठीक से हो रहा है क्या? क्या वो रिस्क आइडेंटिफाई करते जो आगे आने वाले हैं उसको वो कैसे आज एड्रेस कर रहे हैं? एंड साथ साथ जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस उनका है वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस जिसमें ना ऑपरेटिंग हो गए, फाइनेंशियल हो गए, तो वो इंटरनल कंट्रोल जो अभी हमने यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इन तीनों बातों को, एंटिटी के गवर्नेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को और इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस को इवैल्यूएट करके उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको इंप्रूव करने का अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग, ये करने का काम एंटिटी के इंटरनल ऑडिट फंक्शन का होता है। तो आज इंटरनल ऑडिटर खाली इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा ये नहीं है, उसके अंदर ये भी आ जाता है। इसलिए आजकल हम लोग इंटरनल ऑडिट को एक दूसरा नाम देते हैं जिसको बोलते हैं रास। व्हाट इज रास? रास यानी कि रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट को ये भी नाम आजकल दिया जाता है। कुछ लोग इंटरनल ऑडिट नहीं कहते, वो रिस्क एडवाइजरी सर्विस कहते हैं। तो ये होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब ये जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये एंटिटी के पास इन हाउस होगा, सुनिए बात को, एक तो ये एंटिटी के पास इन हाउस होगा या उन्होंने उसको आउटसोर्स किया होगा। इन हाउस मतलब यू डू हैव, कंपनी के पास खुद के पास क्या है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के लोग जो है वो काम करें। हम उनको सैलरी दे करके उनका एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है जो पूरे साल कंपनी में रहेंगे, कंपनी के एम्प्लॉइज रहेंगे, कंपनी की पेरोल पे रहेंगे और एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट का काम करेंगे। पूरा साल उनका वही काम होगा। या फिर वो आउटसोर्स करेंगे, या मतलब क्या, वो किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी अदर प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे और उनसे क्या करेंगे? एक्सटर्नली सर्विस लेकर के इंटरनल ऑडिट का काम करवाएंगे। तो दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे आप इन हाउस कर रहे हो कि आउटसोर्स कर रहे हो। एक्सटर्नल ऑडिटर को इनका काम कैसे यूज करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ये हमको ये एसए 610 बता रहा है। आप इन हाउस काम करिए या आउटसोर्स काम करिए, ये एक्चुअली में काम क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो उनके ऑब्जेक्टिव और स्कोप में क्या आता है, मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मैं एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा ये पहला लेग डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन यानी कि इंटरनल ऑडिट चाहे इन हाउस हो चाहे आउटसोर्स हो, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनका स्कोप क्या है, इसके अंदर आता क्या है। तो तीन बातें इसके अंदर आती है। देखिए, पहला एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल। ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई, तो इन तीन बातों को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि भैया एक्चुअली में उनके काम में आता क्या है, इंटरनल ऑडिटर करते क्या है। वैसे क्या हर एक कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सेक्शन नंबर 138 जो है वो स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट। मतलब 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि इंटरनल ऑडिट कौन कौन से एंटिटी पे एप्लीकेबल है। तो उसमें लिखा हुआ है कि लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर कंपल्सरली आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। आप इन हाउस रखिए, आउटसोर्स करिए, आपके ऊपर है, इंटरनल ऑडिटर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ कंपनीज आती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, जिसके अंदर आपका डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड टर्नओवर 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ के लिमिट के ऊपर चला गया। या फिर अगर मान लो आपकी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स लोन टर्नओवर 100 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर हो गया, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। ये कंपलसरी वाले आ गए। इनको छोड़ करके और कुछ लोग हैं तो उनको वॉलंटरली अपने हिसाब से अगर तुमको चाहिए तो आप इंटरनल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर सकते हो। बेसिकली एप्लीकेबिलिटी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि इंटरनल ऑडिटर कहां कहां पे होना जरूरी
है। तो ये इंटरनल ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके स्कोप में क्या आता है, ये एक्चुअली काम क्या करते हैं। तो पहला तीसरा पॉइंट समझते, देखो एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल। सर ये इंटरनल कंट्रोल वर्ड सुन सुन के ना हम पक चुके हैं, कोई चिंता नहीं भैया, शांति से समझो। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि हम इंटरनल कंट्रोल्स के साथ क्या करते हैं, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर बेसिकली रिलेटिंग टू योर इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड क्या एक्टिविटीज है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। हमने सीखा हुआ है बहुत बारी, लेकिन फिर भी इस ऐसे के अंदर इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब है वो समझना पड़ेगा। याद है आपको, मैंने आपको लिखवा के दिया था कि इंटरनल कंट्रोल इज इक्वल टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, याद है। मतलब हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सेम ही होता है। तो व्हाट इज दिस, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रेफर्स टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर that is put in place for ensuring the financial reporting, effectiveness of the operation, compliance with the laws and regulation, safeguarding of asset। याद है इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिस्क होते हैं, रिस्क को ओवरकम करने के लिए कंट्रोल होनी चाहिए, उस कंट्रोल्स को हम इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। ये देखा था हमने, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इज द वाइडर टर्म, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज द नैरोअर टर्म। ऐसे इंटरनल कंट्रोल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेटेड होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल विच आर रिलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसको चेक करता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो सारे इंटरनल कंट्रोल, चाहे वो ऑपरेटिंग कंट्रोल हो या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल हो, उन सबको चेक करता है। तो आज हम लोग इंटरनल ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं जो इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेटेड हो या नहीं हो। ऑपरेटिंग कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, सबको वो चेक करने का उसका लाइबिलिटी, उसका ड्यूटी होता है। ये बात समझेंगे, हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वापस आते हैं ऊपर कि इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड वो क्या काम करते, क्या काम करेंगे। नंबर वन, दे विल इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन प्रॉपर है कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, मेंटेनेंस प्रॉपर है कि नहीं, ये चेक करना उनका काम है। ओके, कि वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे इसको, कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेंगे कि ऑपरेशन सही हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर कुछ गलतियां हैं तो इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे। इन शॉर्ट इंटरनल कंट्रोल सही है क्या, रिव्यू करेंगे। ऑपरेशंस मतलब वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है क्या, वो चेक करेंगे और उनको इंप्रूव करने के रिकमेंडेशन देंगे अगर जहां पे उनको कोई गलती नजर आए तो। ये काम इंटरनल ऑडिटर जो है वो करता है। नेक्स्ट वन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ फ्रेंड्स, दोनों का डिफरेंस समझिए, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में क्या डिफरेंस। पॉइंट नंबर ए में वो कहता है कि आपको यहां पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को चेक करना है। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, these are the policies and procedures which will help the company to achieve its business objectives। तो यहां पे आप पॉलिसी प्रोसीजर को इवैल्यूएट करिए, कोई रिकमेंडेशन होगा तो बताइए। पॉइंट नंबर बी क्या बता रहा है कि आप फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करिए। लेकिन सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने का ड्यूटी तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है, तो इंटरनल ऑडिटर यहां पे क्यों चेक कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड आता है तो इंटरनल ऑडिटर उसको एग्जामिन करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन करने का ड्यूटी अगर इंटरनल ऑडिटर करेगा तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, तो देखिए पढ़ते समझ में आ जाएगा। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन मे बी असाइन्ड टू रिव्यू द मीन्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, recognize, measure, classify, report financial and operating information and to make a specific inquiry to individual items including detailed testing of transactions, balances and procedure। means what, internal auditor को हम क्या काम लगाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप रिव्यू करिए। क्या रिव्यू करिए, द मीन्स यूज्ड टू, मतलब ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसा टेक्निक जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो मैनेजमेंट यूज कर रही है, किस लिए, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज इंटरनल कंट्रोल्स है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिट आने से पहले इंटरनल ऑडिटर आप उन मेथड्स को रिव्यू करिए जिन मेथड से मैनेजमेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करती है,
रिकॉग्नाइज करती है, मेजर करती है, क्लासिफाई करती है, रिपोर्ट करती है। बात समझे? इन शॉर्ट वो आपके एसएपी को चेक करने की बात कर रहे हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर यानी कि आपका जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उसको चेक करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो मैनुअल में भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाता हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हो। मैनेजमेंट किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है, उनको कैसे क्लासिफाई करता है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि हमने ऑडिट में चेक करना है कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कैपिटल में नहीं आना चाहिए, कैपिटल रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए। तो कौन से मेथड से एंटिटी इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर दिया, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है, एक्सपेंसेस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, कौन से मेथड से ये काम करते हैं, उन मेथड्स को रिव्यू करने की बात कर रही है। तो सब बातें मैं निकालूंगा तो दो ही बातों पे मेरा फोकस होएगा। इंटरनल ऑडिटर विल रिव्यू द मेथड्स यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब यहां पे हम फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को एग्जामिन नहीं कर रहे, हम क्या एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन जिस मेथड से आता है उस मेथड को चेक करो। बिकॉज अगर मेथड सही होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही होगा और फिर आपका ऑडिटर के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही जाएंगे जिसके अंदर मिसस्टेटमेंट्स कम होंगे। तो दूसरी बात जो इंटरनल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के साथ करेगा वो होगा एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। दैट मींस ही विल इवैल्यूएट, ही विल रिव्यू द मेथड बाय व्हिच फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इज बीन ऑब्टेन। तो पहला पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को यानी कि इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करो और दूसरा रिव्यू करो क्या, दैट हाउ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इज टू ऑब्टेन, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिस्टम को चेक करने की बात कर रहे हैं। ऊपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मतलब इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करो, नीचे सिस्टम को एग्जामिन करो जिससे आपके फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। नेक्स्ट वन, इनका स्कोप देखिए कितना बड़ा है। ये जैसे मैंने कहा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करेगा, लेकिन ये जो इंटरनल ऑडिटर है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी चेक करेगा। याद है मैंने आपको गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ाया था। तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या हुआ करता था कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इकोनॉमिकल मैनर में होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी मोर देन दी ओकेजन डिमांड। एफिशिएंसी, भैया जो हमने पैसा खर्च किया है क्या उसके हमको डिजायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं। इफेक्टिवनेस, जिस बात के लिए खर्चा किया जा रहा है उस बात के आउटपुट सही आ रहे हैं, मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आपको चेक करना है। किसका काम है, इंटरनल ऑडिटर का। गवर्नमेंट ऑडिट में कैग परफॉर्मेंस ऑडिट करवाता है, यहाँ पे आप खुद अपने कंपनी का परफॉर्मेंस ऑडिट, इन शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट करवा के ले रहे हो। और ये परफॉर्मेंस ऑडिट करता कौन है, इंटरनल ऑडिटर करता है। एंड लास्ट वन देखिए, मेरी कंपनी अगर लिस्टेड एंटिटी है तो उसके ऊपर न जाने कितने सारे लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। तो मैनेजमेंट हैज टू वांट्स टू मेक श्योर दैट कि पूरे साल भर में मेरे जो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस है इतने सारे हैं, इनके अंदर कोई नॉन कंप्लायंस ना हो। तो इंटरनल ऑडिटर प्लीज आप रिव्यू करिए कि हमारी एंटिटी के अंदर काम करने वाले लोग लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। बच्चों मैं अब तक आपको ऐसे 610 के अंदर लेके गया भी नहीं हूं, मैं बस आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है, मीनिंग पढ़ा हमने, मीनिंग में हमने ये देखा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो एंटिटी के गवर्नेंस, एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स के रिलेटेड क्या चेकिंग करता है। इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड क्या चेकिंग करता है, पहले वो इंटरनल कंट्रोल की वैल्यू करेगा, दूसरा वो सिस्टम को चेक करेगा जिससे फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन आती है, तीसरा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चेक करेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट करेगा, और चौथा लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस चेक करेगा जिससे लॉज एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंसेस ना हो या कम रहे, उससे रिस्क ना बने। ये होता है आपका क्या बोलो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आई गेस आपको इंटरनल ऑडिट क्या है और ये काम क्या करता है वो समझा। बिकॉज ये काम क्या करता है वो समझेगा तो हम उसका काम यूज करेंगे नहीं करेंगे ये डिसाइड करेंगे, आपकी ना। आई गेस इंटरनल ऑडिट फंक्शन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको डिसाइड करना है कि इस एसे के अंदर एक्चुअली बोला क्या है। तो ये जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ओके, आई कैन से थर्ड थिंग, पहली बात हमने पढ़ी दैट इज what is the meaning of internal audit function. Number 2, what is the objective and scope. Okay, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो
जैसे हमारा रिवाज है हम लिखते हैं यहाँ पे। मैंने आपको पढ़ाया नंबर 1 मीनिंग ऑफ internal audit function and number 2 objective and scope of again किसका internal audit function, यानी कि इंटरनल ऑडिटर के एंगल से हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग एक्चुअली में SS 610 के अंदर घुसेंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ना है हमको तीसरा पार्ट यहां से, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एसे। एसे क्या बोलता है, बिकॉज इससे मुझको दो बाइफर्केशन मिलेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि दो पार्ट में डिवाइड करके इस एसे को पढ़ना है, तो ये दो बाइफर्केशन यहां से मिलेंगे। देखिए एसे 610 डील्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे आपको एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। क्या, अगर इफ ही इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अगर वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाहता है, चलो ये उसका डिसीजन है यूज करना है कि नहीं करना है। अगर एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं बनता है। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, खुद से उसका चेकिंग करना पड़ेगा। हाँ, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो वो डिसाइड करेगा कि उसका काम यूज करना है या नहीं करना है। अगर उसने डिसाइड किया कि यूज नहीं करना है मेरे को, तो छोड़ दो, ऐसे 610 एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, अगर मान लो उसने डिसाइड कर लिया कि यूज करना है, तो यूज करने के टाइम पे कौन कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर यूज करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी चीजें उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करना है, वो इस ऐसे के अंदर पढ़ेंगे। तो व्हाट इज दिस एक्सटर्नल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इंक्लूड्स नंबर 1 एंड नंबर 2, यही आपके दो बाइफर्केशन है। इसी के इर्द गिर्द आपका ये ऐसे अभी चलेगा। पहला, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। तो देखिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जो भी एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, चाहे इन हाउस है कि चाहे आउटसोर्स है, उन्होंने जो भी काम किया है उसका मैं यूज करूंगा। तो नंबर 1 आएगा यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, या फिर आई कैन से इंटरनल ऑडिटर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंटरनल ऑडिटर चाहे वो इन हाउस है कि या आउटसोर्स है, मैं उसका काम यूज कर रहा हूं किसके लिए, सो दैट आई विल ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिकॉज मुझको इस पे रिपोर्टिंग करना है। इन शॉर्ट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सही में है या नहीं है, सच्ची काम करे नहीं करे, ऑपरेटिंग इफेक्टिव है कि नहीं, कोई लैकोना तो नहीं, वीकनेस नहीं है, जिससे मुझको रिस्क असेसमेंट करना आसान होगा, जिससे मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स का आंटी डिसाइड करना पॉसिबल होगा। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है उस काम को मैं यूज करना चाहता हूं। एंड नंबर 2 ध्यान देंगे पूरा, यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स इटसेल्फ, आई एम नॉट यूजिंग देयर वर्क, मैं उनको ही यूज करना चाहता हूं ताकि वो मुझको डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करे, मेरे डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू के अंदर। मतलब यहां पे आई एम यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर इटसेल्फ, ओके, अंडर माय DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। मतलब ये मुझको डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो मेरे कंट्रोल में रहेंगे। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, सपोज जब मैं बात कर रहा हूं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि ये इन हाउस है, मतलब एंटिटी के अंदर काम करने वाले लोग, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो हो सकता है, या फिर आउटसोर्स, मतलब एक इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट CA है जो प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनसे मैंने क्या करवा लिया है, इंटरनल ऑडिट करवा के लिया हुआ है। ये पॉसिबल है क्योंकि मैं उनका काम, उन्होंने यूज करा हुआ है काम, उस काम को मैं यूज कर रहा हूं, उनका रिपोर्ट यूज कर रहा हूं, उनके एविडेंसेस कुछ ना कुछ तो यूज कर रहा हूं। लेकिन जब मैं किसी इंटरनल ऑडिटर को अपने ही एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्ट बना करके उनको काम पे लगा रहा हूं कि भैया मेरे को लगता है आप मुझको इंटरनल कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये चेकिंग करके बताइएगा, आप पूरे साल भर कंपनी में रहते हो,
आप ये मेरे को चेकिंग करके दीजिएगा, आई वॉन्टेड यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, दिस इज वर्क फॉर मी। ये कब पॉसिबल है? जब एंटिटी के पास खुद का इन हाउस डिपार्टमेंट है। अगर कोई आउटसोर्स्ड सीए, मतलब एक इंडिपेंडेंट सीए जहां पे इंटरनल ऑडिट कर रहा है, वहां पे ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्ट क्यों बनेगा? इमेजिन करो, यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। जैसे कोई कंपनी मान लो थर्मैक्स, तो थर्मैक्स लिमिटेड है, इसके इंटरनल ऑडिटर जो है मान लो ईवाई है, और उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर जो मान लो पीडब्ल्यूसी है पर से। तो ईवाई एक अपने आप में बिग फोर है, क्या वो पीडब्ल्यूसी के अंडर काम करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पॉसिबल है, बिकॉज हो सकता है कि पीडब्ल्यूसी ईवाई का रिपोर्ट वगैरह लेकर के उसको पढ़ करके समझे कि उन्होंने क्या क्या चेकिंग किया है, क्या चेकिंग नहीं किया है। लेकिन जब भी मैं बात करता हूं कि वो अगर इंटरनल ऑडिटर को ही यूज करना चाहते कि आप हमारे एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्ट बनिए, मैं आपको ये काम बताऊंगा, बिकॉज डीएसआर मैं ही करूंगा, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू आप मेरे लिए काम करेंगे और ये काम मेरे को करके देंगे। ये पॉसिबल कब नहीं है? जब सीए आउटसोर्स्ड है। इन हाउस से तो पॉसिबल है, बिकॉज मैं डायरेक्टली जाऊंगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, उनको बोलूंगा देख भाई, बिकॉज वो एम्प्लॉई है ना, और एंटिटी के एम्प्लॉइज ने मुझको ऑडिट के लिए जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करना, ये मैंने एंगेजमेंट लेटर में एक्सेप्ट करके लिया एज पर ऐसे 210। तो आई कैन इजीली गो टू द इंटरनल डिपार्टमेंट, जो एंटिटी के एम्प्लॉइज है उनको कहूंगा भैया ये काम है, ये मेरे को काम करके दो, बात खत्म। तो यहां पे इन हाउस होगा तो ये सेकंड सिचुएशन पॉसिबल है। तो आज मुझको ऐसे 610 में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? when they are using the work of internal auditor, and when they are using the internal auditor, they are doing DSR, they are taking direct assistance, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिकॉज इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की अलग है, इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो जाके क्लियर होगा। लोगों को यही नहीं समझता, यही बाइफर्केशन नहीं समझता है, तो आगे समझना तो बहुत दूर की बात है। यही बात समझ में? चलिए, तो बिफोर मूविंग अहेड प्लीज एक बार आप कहीं पर भी नोटबुक में या कहीं पर भी, या ऐसे के स्टार्टिंग में कहीं पे पेज अगर आपको स्पेस परमिट कर रहा है, तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट जरूर आप यहाँ पे कॉपी करिएगा, बिकॉज ये रिवीजन में आपको आगे बहुत काम आएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, कॉपी करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
चलिए आई गेस आपने नोटिंग कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ हमारा पूरा डिस्कशन अभी तीन इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन यानी कि डिस्कशन तीन पार्ट पे हो सकता है रिगार्डिंग दिस सेकंड पॉइंट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इन तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तीन पार्ट को डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा, बाकी सब टॉपिक डिस्कस करता हूं मैं, बाकी ऐसे डिस्कस करता हूं तो उसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि ये प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आए हुए हैं और जो प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो सकते हैं या इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। ऐसे 610 पे सवाल कौन से बनेंगे ये गेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम एक 4-5 क्वेश्चन का लिस्ट बनाएंगे जिसको पढ़ करके आप जाएंगे तो प्रोबेबली हो सकते हैं वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बट आई एम नॉट गारंटिंग कि वहीं से आएंगे। मेरे को अंदर से बहुत लगता है ऐसे कि उसी के ऊपर सवाल बनेंगे, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि जज करना थोड़ा मुश्किल है। सीए फाइनल के क्वेश्चंस उतने तगड़े लेवल के पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी बनाते हैं लिस्ट की यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। थोड़ा यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने रिवीजन को एक्सेलरेट करके उसके ऊपर फोकस रख करके उसको थोड़ा रिवाइज करिएगा ताकि ये क्वेश्चन अगर आ गए तो लिख पाओ, बिकॉज हर एक पॉइंट के अंदर आपको तीन चार पॉइंट देखने को मिलेंगे तो सब कुछ याद करना मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूं सब कुछ कर लो। ओके, कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं बता सकता हूं, आई बात समझ में। मैं आपको बता सकता हूं कि ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि नहीं होगा मुझको नहीं पता। अगर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, इस एंगल से डिस्कशन करेंगे, चलेगा, डन। तो एज आई टोल्ड यू कि सेकंड पार्ट जो आता है, सेकंड लेग जो आता है इस ऐसे के अंदर, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आज ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना है, इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करके रखा है भैया आप उसका यूज करेंगे फॉर चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल। तो कैसे करेंगे देखिए नाउ, क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 224 पे आइएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। नाउ इसको देखने के बाद आपको समझेगा नहीं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, तो मैं लिख के देता हूं, समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है या फिर इस पॉइंट का मतलब कुछ ऐसा बन सकता है दैट बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द वर्क ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब आज मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज कर रहा हूं, तो वो वर्क यूज करने से पहले बिफोर मैं डिसाइड करूंगा ना कि इनका काम यूज करना है कि नहीं करना है तो फिर ये आएगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा ऐसे। तो बिफोर डिसाइडिंग, ये डिसीजन लेना है मैंने कि इनका काम यूज करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करने के पहले मैं कौन से क्राइटेरिया को चेक करूंगा, मैं क्या कंसिडर करूंगा, तो ये कंसिडर करूंगा। नंबर 1 बहुत ही लॉजिकल है, नंबर 1 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मतलब क्या इंटरनल ऑडिटर जो आज इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, क्या ये कॉम्पिटेंट इनफ है टू डू ऑल दिस वर्क। कौन सा वर्क, जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम मैंने बोला हुआ था, रिस्क मैनेजमेंट, एंटिटीज गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल, याद है, इवैल्यूएट करो, सिस्टम को इवैल्यूएट करो, पॉलिसी प्रोसीजर को इवैल्यूएट करो, उनके ऊपर रिकमेंडेशन दे दो। क्या ये सब कुछ काम करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है? बिकॉज सी, अगर इंटरनल ऑडिटर नहीं होते तो आपको चेक करना होता। आपके पास इंटरनल ऑडिटर है, आप खुद से चेक करने से किसी और का काम यूज करना चूज कर रहे हो, तो जैसे आप कॉम्पिटेंट हो वैसे वो भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं। कॉम्पिटेंट का मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 138 पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट का, समझ में आ जाएगा कि कोई भी दूसरा प्रोफेशनल हो सकता है जिसको फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग इसके अंदर थोड़ा नॉलेज है, इस पर्सन को हम इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इंटरनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भी चेकिंग करता है,
ऑपरेटिंग कंट्रोल को भी चेक करता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन भी आता है, जिसके अंदर टेक्निकल भी स्किल आता है। तो जरूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एक्सपर्ट इन प्रोडक्शन एंड टेक्निकल थिंग्स, तो आज उसका भी चेकिंग इंटरनल ऑडिटर को करना है। तो फाइनेंशियल और एंगल के साथ साथ आपको ये टेक्निकल एंगल भी कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल अपॉइंटिंग द इंटरनल ऑडिटर। इसलिए इंटरनल ऑडिटर हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट कंपनी तक में बताया नहीं, बिकॉज बाकी स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए। उस एंगल से टीसीडब्ल्यूजी बोर्ड ऑफ ऑडिटर डिसाइड करेंगे कि कौन होगा इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड या टीसीडब्ल्यूजी करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मेंबर करता है। ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो आज मैं कंसिडर करूंगा कि वो इतना कॉम्पिटेंट है क्या कि वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो आई विल चेक बिफोर डिसाइडिंग कि मैं उनका काम, बिकॉज मैं उनका काम जैसे उसने किया है उसको जैसे के तैसे यूज करना चाहूंगा, तो वो कंसिडर करने से पहले मैं कंसिडर करूंगा कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बन सकता है क्वेश्चन कि हाउ द एक्सटर्नल ऑडिटर विल इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो कैसे इवैल्यूएट करेगा, मतलब उनका काम यूज करने के पहले क्या इवैल्यूएशन करेगा, इवैल्यूएट करेगा द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। नंबर 2, कहां तक एक्सटेंड, कहां तक वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब इन शॉर्ट वो अनबायस्ड है, वो इंडिपेंडेंट है। सी फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीसीडब्ल्यूजी करता है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो उनके कंट्रोल में, उनके डीएसआर में काम कर रहे हो, तो भले ही वो अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर आपके टीसीडब्ल्यूजी ने किया है, भले ही ये आपके एम्प्लॉइज है, आपके पास खुद का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, आपके खुद के एम्प्लॉइज है, लेकिन फिर भी उनके पास अनबायसनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट के अंदर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इंटरनल कंट्रोल है लेकिन उसको सरकमवेट करते हैं। हमारा काम क्या इंटरनल ऑडिटर का कि कंट्रोल ठीक से है, उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, वो ठीक से काम भी करते हैं, वो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपर बनाते हैं, ये हमारा काम है इंटरनल ऑडिटर का। अच्छा, यही अगर वो ठीक से नहीं करेंगे, मैनेजमेंट धड़ल्ले से इंटरनल कंट्रोल्स को तोड़ता है, मैनेजमेंट फ्रॉड करता है, लेकिन फिर भी इंटरनल ऑडिटर उसको चेक नहीं करता है प्रॉपरली, या फिर उसके अंदर खुद पार्टी बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अनबाइज्ड है। आज मैं उसका काम यूज कर रहा हूं तो मेरे को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, कहां तक वो ऑब्जेक्टिव है और कहां तक वो इंडिपेंडेंट है। देखिए, ऑडिटर है तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। अब ये बिल्कुल नहीं कहना कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनको तो बोर्ड और टीसीडब्ल्यूजी खुद अपॉइंट करते हैं, नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है, या फिर ज्यादा चेकिंग होता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं कंपेयर टू इंटरनल ऑडिटर, लेकिन ऑडिटर है तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो आज एक्सटर्नल ऑडिटर ये चेक करेगा कि कहां तक, कौन से एक्सटेंट तक वो ऑब्जेक्टिव है, कहां तक वो अनबायस्ड है, कहां वो इंडिपेंडेंट है। और तीसरा, क्या वो अपने काम करने के टाइम पे, यानी कि इंटरनल ऑडिटर क्या अपने काम करने के टाइम पे सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। बिकॉज आज एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसके ऊपर एसक्यूसीज एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अपना काम करेगा तो क्वालिटी से करेगा, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल को चेक कर रहा हो, चाहे वो रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग कर रहा हो। तो आज अगर इंटरनल ऑडिटर नहीं होता तो इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग करने के लिए ही शुड हैव फॉलोड द क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। तो वही क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स उसने, किसने, इंटरनल ऑडिटर ने फॉलो किए कि नहीं किए, बिकॉज उसका काम मैं यूज करूंगा। तो उसका काम सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन मैनर में हुआ है क्या, और उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये मैं जरूर इवैल्यूएट करूंगा। तो 3 बातें इवैल्यूएट करनी है, मैं इवैल्यूएट करूंगा। नंबर 1 लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिविटी कितना है, एंड नंबर 3 वो अपना काम करने के टाइम पे सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करते हैं क्या, और क्या वो क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करते हैं। सर वो ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, आप उनका काम यूज कर रहे हो, आप लिखो ना अपनी रिपोर्ट में कि हमने इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट के बेस पे रिपोर्टिंग किया हुआ है इंटरनल कंट्रोल पे, अगर कुछ गलत निकला तो इंटरनल ऑडिटर का गलती है, ऐसा हो गया नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज एक्सटर्नल ऑडिटर अपने रिपोर्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग करता है, तो वो जो भी अपने रिपोर्ट में लिखता है कि इंटरनल कंट्रोल सही है, इंटरनल कंट्रोल गलत है, ये वीकनेस है, ये है, वो है, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट वो उसका खुद का होता है, उसके अंदर वो जो कुछ भी लिखेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। ही कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल, CTBR,
भले ही वो किसी और का काम यूज कर रहा है, he just having his convenience कि instead of going and checking all this internal control, what I'll do, internal auditor है ना, वो उसने thoroughly चेक किया होगा, मैं उसका वर्क यूज कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम गलत हुआ और उसके वजह से मेरा रिपोर्ट गलत हुआ तो मैं नहीं वो रिस्पॉन्सिबल, नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर खुद रिस्पॉन्सिबल है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वो उसका काम यूज करने से पहले ये इवैल्यूएट करेगा कि उसका कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिविटी का एक्सटेंट क्या है और वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर में काम करता है या नहीं है और क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करता है या नहीं करता है। बच्चों मैं आपको क्या बढ़ा रहा हूं, मैं बढ़ा रहा हूं कि अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाहता, उनके रिपोर्ट्स यूज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले वो इवैल्यूएट करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं, ये निकाल देता हूं यहां से। वो क्या करेगा, नंबर 1 इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या करेगा, कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, एक्सटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी चेक करेगा एंड उसका काम सिस्टमैटिक डिसिप्लिन मैनर में हो रहा है क्या और क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है। आई बात समझ में। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम सिंपल है, आप पढ़ते ही समझ आ जाओगे। यस, पेज नंबर 226 पे आइएगा, पेज नंबर 226 पे, और उसको एक बार रीड करिए। प्लीज रीड दिस पॉइंट, यू विल कम टू नो। चलिए, आई गेस पढ़ लिया है और समझ आ गया है, तो बताओ कब वर्क यूज नहीं करेंगे। अगेन ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना एग्जामिनेशन में कि कब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम, कब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम वो यूज नहीं करेगा, कब यूज नहीं करेगा। अगेन जो बोला है वो नहीं है, क्या क्या नहीं है भैया, उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसके पास एडिक्वेट ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, या फिर उस वो सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एप्चर में क्वालिटी कंट्रोल में काम नहीं करता है, तो इस केस में वो काम यूज नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन यहां पे मैं लिख सकता हूं, दैट इज कि व्हेन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैनॉट बी यूज्ड, कैनॉट बी यूज्ड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कहा कि क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे को नहीं पता, ऐसे के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना सकता है। आई बात समझ, दोनों का आंसर सेम है। आई गेस पूरा का पूरा लॉजिक आपको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 227 पे। 227 पे ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, using the work of internal audit function, using the work of internal audit function। देखो क्या लिखा है कि आप अभी यहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज कर रहे हो, उनका रिपोर्ट वगैरह यूज कर रहे हो, उसके पहले आपने उनका काम यूज करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करने के लिए ये चेक कर लिया, कब काम यूज नहीं कर सकते ये देख लिया। अभी आपने मान लो आपने चेक किया, कॉम्पिटेंसी आपको लगा कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव भी है, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन होता है, क्वालिटी कंट्रोल है। नाउ यू डिसाइडेड दैट आई एम यूजिंग दिस वर्क, आई एम यूजिंग हिज वर्क। तो अगर
एक्सटर्नल ऑडिटर ने प्लान कर लिया है कि वो काम यूज करेगा किसका, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, तो ऑडिटर ने क्या क्या करना है, आई बात समझ में, मतलब वाइल यूजिंग दी वर्क व्हाट ही शुड डू, वाइल यूजिंग दी वर्क व्हाट ऑडिटर शैल डू। ऑडिट काम यूज करने से पहले क्या करेगा वो समझ लिया, अभी काम यूज करने के टाइम पे क्या करेगा वो समझो। पहला, नंबर 1, डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क विद द फंक्शन एज द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द रेस्पेक्टिव एक्टिविटी। मतलब आप इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कशन करिए, क्या डिस्कशन करिए कि व्हाट इज द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क, मतलब मैं आपका काम किस तरीके से यूज करना चाहता हूं, सो दैट मैं अपने रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज को, मतलब मेरे काम को आपके काम के साथ कोऑर्डिनेट कर पाऊं। जैसे अगर मैं इंटरनल कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री के लिए आपका काम यूज करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने आपका काम यूज करना है, मैंने इंटरनल कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फिक्स्ड असेट्स, इंटरनल कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, इसको चेक करना है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने आपका क्या काम यूज करना है, मेरा क्या प्लान है, किस प्रकार से मैं आपका काम यूज करने वाला हूं, सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इन्वेंट्री का चेकिंग कर रहा हूं, आप भी इन्वेंट्री का चेकिंग कर रहे हो, दोनों ने चेक कर लिया, फिर बोल दिया कि नहीं इन्वेंट्री का कंट्रोल मैं भी चेक करने वाला हूं, ऐसा नहीं। आप कब करने वाले, आप क्या करने वाले, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैं इन्वेंट्री का चेकिंग के लिए आप पे निर्भर हूं, आपके इस पॉइंट पे मेरा रिपोर्ट निर्भर करता है, तो मैं आपका काम यूज करूंगा, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंसेस वगैरह। तो आई विल डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ वर्क, कि मैं आपका काम कैसे यूज करने वाला, उसका मेरा क्या प्लान है, डिस्कस करूंगा while using your work, while using the internal auditor's work. नंबर 2, फिर वो अपना काम करेंगे अपना, बिकॉज वो मेरे अंडर काम नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, वो पूरा काम करके मेरे को रिपोर्ट देंगे, तो मैं उनके रिपोर्ट्स रीड करूंगा और आई विल ट्राई टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज देयर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। यहां पे टाइम नहीं है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में टाइम नहीं है, वाई टाइम, बिकॉज वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं चेक करूंगा कि उनका नेचर, कैसे उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट, रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, जो मैं उनका काम यूज करना चाहता हूं, और एक्सटेंड, कितना उन्होंने चेकिंग किया है, ज्यादा सफिशिएंट चेकिंग किया है कि नहीं किया है, टाइमिंग वो अपने हिसाब से कर लेंगे। आई विल जस्ट चेक द नेचर एंड एक्सटेंट उनके ऑडिट प्रोसीजर का, कि उन्होंने किस प्रकार से काम किया है, कितना किया है, कहां तक किया है, किस प्रकार से चेकिंग किया है, ताकि मेरे को अगर उनका नेचर एंड एक्सटेंट समझेगा, देन आई कैन इवैल्यूएट कि काम यूज करना है कि नहीं करना है, उनका कॉम्पिटेंसी समझेगा। आई बात समझ में? तो वाइल यूजिंग देयर वर्क, पहले मैं उनसे डिस्कस करूंगा द प्लान्ड यूज ऑफ वर्क, कि मैं कौन सा काम यूज करना चाहता हूं। नंबर 2, जैसे उन्होंने अपना काम कर लिया अपने हिसाब से, बिकॉज वो अपना काम करेंगे, मैं उनके रिपोर्ट्स लूंगा, रिपोर्ट्स को पढ़ूंगा, बिकॉज रिपोर्ट्स पढ़ के ही मैं अपने रिपोर्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं, तो मैं उनका नेचर एंड एक्सटेंट चेक करूंगा, टाइमिंग नहीं। एंड तीसरा, ऑडिटर शैल परफॉर्म द सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द बॉडी ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज ए होल दैट एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज टू डिटरमाइन इट्स एडिक्वेसी फॉर द पर्पस। मतलब जो उन्होंने चेकिंग किया है, जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है, जो उनका काम उन्होंने यूज किया, जो उनके रिपोर्ट्स वगैरह है, उसके ऊपर मैं खुद के भी ऑडिट प्रोसीजर इंप्लीमेंट करूंगा। मतलब सैंपल बेसिस पे मैं भी जाकर के इन्वेंट्री को थोड़ा चेक करके आऊंगा, असेट से सेफगार्डिंग कंट्रोल चेक करूंगा, एक्सपेंस का कंट्रोल थोड़ा बहुत चेक करूंगा, सो दैट आई कैन इवैल्यूएट कि वेदर उन्होंने किया हुआ काम मेरे लिए एडिक्वेट है कि नहीं। तो एडिक्वेसी चेक करने के लिए मैं खुद भी सफिशिएंट टेस्ट बेसिस पे खुद भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, उससे पता चलेगा कि ये काम एडिक्वेट है कि नहीं, कितना नेचर एक्सटेंट कितना है, सफिशिएंट है या नहीं है, यूज करूंगा नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑडिटर ने क्या करना है, डिस्कस करना है, किससे, इंटरनल ऑडिटर से, व्हाट इज देयर प्लान्ड यूज ऑफ वर्क, कौन कौन सा काम यूज करना है। नंबर 2, अपना काम वो अपने हिसाब से करेंगे, उनका रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट लूंगा, रिपोर्ट को रीड करूंगा और एक अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि उन्होंने अपना काम
कि कैसे किया है और कितना किया है, नेचर एंड एक्सटेंट। एंड देन मैं खुद से भी कुछ प्रोसीजर करूंगा सो दैट आई कैन डिटरमाइन कि मेरी एडिक्वेसी है कि नहीं, उसके उनके काम की एडिक्वेसी है कि नहीं, सो दैट आई कैन यूज देयर वर्क। बात समझे, क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये जो बाजू में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये समझा तो ये पॉइंट समझेगा, अदरवाइज ये पॉइंट समझेगा नहीं, पूरा ऊपर से निकल जाएगा कि वाइल यूजिंग द वर्क वो क्या करेगा, तो वाइल यूजिंग द वर्क वो ये करेगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आई कैन से हियर दैट इज कि हाउ आई विल वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर शाल डू, क्या क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो बन सकता है एग्जामिनेशन में। तो अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिट का काम यूज करना चाहता है तो उसने ये 3 क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं, 3 क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद रखना है। बिफोर यूजिंग द वर्क ही शैल इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कैसे इवैल्यूएट करेगा, कॉम्पिटेंसी, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, नंबर 3 सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन मैनर में क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो यूज नहीं करेगा, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन उसने डिसाइड कर लिया यूज करना है, तो यूज करने के टाइम पे क्या करेगा, shall discuss the planned work. Number 2, he will read the reports and evaluate, determine what is their nature and extent, timing नहीं, nature and extent. And number 3, he will do certain procedures, sufficient procedures to evaluate whether the work is adequate or not, किसका वर्क, इंटरनल ऑडिट का काम एडिक्वेट है या नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपने यहाँ पे याद रखने रिगार्डिंग व्हाट कि व्हेन ही इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आई बात समझ में, शांति से एक बार इसको पढ़ लो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। यहाँ पे अपना सेकेंड पार्ट जो है वो फिनिश हो चुका है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट फिनिश हो चुका है। तो हम लोग इस थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन बन सकता है, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है। पहले इन 3 पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा।
चलिए बच्चों, तो अभी हम लोगों को थर्ड कैटेगरी में एंटर करना है, जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस लेगा। दैट मीन्स वो इंटरनल ऑडिटर को अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्ट बनाएगा और उनको कहेगा कि मेरे हिसाब से, मेरे डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू से आपने मेरे लिए ये काम करना है, इंटरनल कंट्रोल का ये चेकिंग करना है, मुझको बताना है, सो दैट आई कैन रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स आई एम टेकिंग व्हाट, द डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू किसका? एक्सटर्नल ऑडिटर का। इंटरनल ऑडिटर उसके लिए काम करना शुरू करेगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये पॉसिबल कब है? जब इन हाउस कंपनी के पास खुद का एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। ये सिचुएशन जो है, थर्ड सिचुएशन, ये प्रैक्टिकली ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज ऐसी बहुत कम कंपनीज है जिनके पास खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। जैसे कि आईटीसी के पास उनका खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू, बिकॉज आज एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन में एटलीस्ट 30 से 40 लोग काम करेंगे। उसमें एक एवरेज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करेंगे। हर एक चार्टर्ड अकाउंट को कम से कम 15 से 20 लाख का सैलरी देना पड़ेगा। तो आपके पास 20-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और आप उनको 15-20 लाख का जो है वो सैलरी दे रहे हो, तो लगभग 3-4 करोड़ रुपए अपने सैलरी पे खर्च कर दिए। 3-4 करोड़ रुपए आपने अपने इंटरनल ऑडिट पे खर्चा करना है साल भर में। इससे बेटर है आप 1-2 करोड़ रुपए, उससे आधे पैसों में आप किसी ग्लोबल फर्म, जो वो हो सकता है बिग 4 हो या फिर इंडिया के अंदर एक अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को हायर कर लो, जो आपके लिए जो है एक्सपर्टीज लेवल पे इंटरनल ऑडिट का काम करवा के दे। क्योंकि आपके एंटिटी में काम करने वाले लोग उतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे नहीं होंगे पता नहीं। तो एक एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट एजेंसी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट का फर्म होगा, जो उसके पास एक्सपर्टीज है, कॉम्पिटेंसी है, टीम है इतना बड़ा, वो आपके आधे काम में पैसा करवा के दे सकता है। इसलिए मेरे को लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ा कम है, बिकॉज अगर कंपनी के पास इन हाउस इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है तो आई कैन नॉट टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ देम। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि ये होता ही नहीं है, पॉसिबल है। आईटीसी के एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है उनके इंटरनल ऑडिट फंक्शंस का डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। तो सिचुएशन तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली रेयरली पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। तो वो करना है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? सुनिए बात को। पहली चीज, आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा इस पॉइंट के डिस्कशन के अंदर। तो डिस्कशन होएगा, यस। तो पेज नंबर 228 पे आना, यहां पे आपको दिखेगा ये वाला पॉइंट कि डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज, कौन से एरिया में एंड कहां तक इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज। इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज मतलब हम डायरेक्ट असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, मतलब कौन से एरिया में और कहां तक डायरेक्ट असिस्टेंस लिया जा सकता है, कहां तक लिया जा सकता है। यहां पे देखिए पॉइंट नंबर यस, अब पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 2, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, फिर पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। अगर इंटरनल ऑडिटर को आप डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि वो लॉ से प्रोहिबिटेड नहीं है। यूजुअली कौन आपको प्रोहिबिट करेगा? बहुत रेयर सिचुएशन में प्रोहिबिट करेगा। दैट मीन्स यू आर नाउ टेकिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस। फॉरगेट अबाउट दिस प्रोहिबिशन, नॉन प्रोहिबिशन छोड़ दो। आप समझो, यू आर यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर, नॉट द वर्क, यू आर टेकिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस। देन इन दैट टाइम ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है? देखिए ये क्वेश्चन है, ये अंदर क्वेश्चन घुसा हुआ है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर का 228 पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्क्रीन पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ने क्या इवैल्यूएट करना है अगर वो डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता है? तो सीन माय डियर फ्रेंड्स, सेम वही आंसर है जो हमने वर्क यूज करने के लिए लिया हुआ था। देखिए नंबर 1, द लेवल ऑफ competence of the internal auditor, and number 2 the objectivity, threats to objectivity। 1 नंबर एंड 2 नंबर,
चलिए दिखाई देता हूं। यस, अगर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, मतलब आप उनके वर्क को यूज कर रहे हैं, उसके पहले क्या इवैल्यूएट करना है? कॉम्पिटेंसी, ऑब्जेक्टिविटी। यहां पे देखिए क्या बोला है, आप अगर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है? कॉम्पिटेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सेम है तीसरा पॉइंट, दैट इज सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये तीसरा पॉइंट यहां पे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है भाई? लॉजिकल है, वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर में काम कर रही कि नहीं कर रही, ये कब चेक करूंगा? जब मैं उनका काम यूज कर रहा हूं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। यहां पे तो मैं उनका डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा हूं ना, तो ये मेरे डीएसआर पे काम करते भैया, इसलिए थर्ड पॉइंट डीएसआर का नहीं आता है, सॉरी, इसलिए ये थर्ड पॉइंट नहीं आता है क्योंकि वो मेरे डीएसआर में काम करते हैं। आई गेस नाउ अभी आप इंटरनल ऑडिट टर का काम यूज करने के लिए ऑडिटर ने क्या करना है, एसएस 610 का क्या बोलते हैं, एसएस 610 के अंदर घुस चुके हो, उसको आपको थीमलाइन पता चल चुका है कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। तो जब मैं इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहा हूं तो एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा यूज करने से पहले कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। भले ही थर्ड पार्टी, भले ही इन हाउस काम कर रहे हैं वो लोग, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वहां पे कौन लोग काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कोई और है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। भले ही उनको टीसीडब्ल्यूजी बोर्ड ने अपॉइंट किया है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। करूंगा क्योंकि डीएसआर मैं ही करने वाला हूं, तो उनका सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन में चेक नहीं करूंगा। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, प्रोहिबिटेड नहीं है तो यूज करेंगे। अच्छा, प्रोहिबिटेड है तो यूज नहीं करेंगे, बात खत्म है। पॉइंट नंबर 2 यही बोला है कि मैं डिटरमाइन करूंगा कहां तक कितना काम करूंगा। हो सकता है मुझको प्रोहिबिट करा जाए, लॉ ने, जैसे लॉ तो क्या बोलता है, इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, उसका काम यूज कर लो, कोई प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, मान लो आप बैंकिंग कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, आरबीआई ने बोला इंटरनल ऑडिट का काम यूज नहीं करने का। गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, C&AG बोला कि इंटरनल ऑडिटर का काम मत यूज करो, आप खुद अपना काम करो, तो दे कैन प्रोहिबिट यू। उन्होंने प्रोहिबिट नहीं किया, यूजुअली नॉर्मल कंपनी में प्रोहिबिशन होता ही नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली टेक असिस्टेंस ऑफ देम। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में पक्का। और पॉइंट नंबर 1 देखिए, यू कैन टेक अ डायरेक्ट असिस्टेंस। बट डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। उनका काम नहीं, उनको ही यूज कर लो, उनका काम नहीं, उनको ही यूज कर लो। टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, जो चेकिंग करना है उसके लिए आप उनको यूज करो, और उनको डायरेक्शन दो, सुपरविजन दो, रिव्यू दो, मतलब उनको डीएसआर दो, बात खत्म। वो आपके लिए काम करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है इसके अंदर, तो वेट अ सेकंड, यस, सॉरी गाइज। हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि थर्ड पॉइंट के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा बन सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वाइल यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है, तो सेम इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिटर, वर्क नहीं, इंटरनल ऑडिटर। ये पहला क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा कि बिफोर, आई कैन से बिफोर कंसीडरिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस, डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले वो क्या कंसिडर करेगा? सेम, इसका जो आंसर है वो यहीं पे आंसर होगा। ओके, इसका जो आंसर है वो ही इसी का आंसर होगा, बात समझो, ठीक है? लॉजिक क्लियर है? चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है रिगार्डिंग व्हाइल यू आर टेकिंग व्हाट दी डायरेक्ट असिस्टेंस। अब इसी के चलते थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, वेट।
पेज नंबर 223 पे आएंगे। पेज नंबर 223 पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा यहां पे। एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका डिस्कशन मैंने किया हुआ है कि मैंने आपसे कहा कि भले ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सटर्नल ऑडिटर का काम यूज कर रहा हो या उनका डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा हो, एक्सटर्नल ऑडिटर खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। चाहे आप एक्सटर्नल ऑडिटर का काम यूज कर रहे हो या इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो, यू आर CTBR, मतलब यू आर कंटिन्यूस टू बी रिस्पॉन्सिबल। इसके अंदर और कुछ पढ़ने की गरज नहीं है, इसको बस पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ओके, इन सबको बस घर पे रीड करना है, ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं है, एकदम बीकॉम टाइप मसाला है, रीड करना है। आपके लिए यही पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको MCQ में या फिर केस स्टडी बेस्ड MCQ में या कोई प्रैक्टिकल केस बना करके क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर ऑडिटर बोल रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल है, बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे रिपोर्ट एक्सटर्नल ऑडिटर का है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो काम यूज करे या इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले, वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपने वहां पे जो है वो याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट वन चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर दैन एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर के? पेज नंबर 223, उसी के नीचे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, क्या है? नंबर 1, डिटरमाइन whether the work of the internal audit function or direct assistance from the internal audit can be used and if so in which areas and to what extent। मतलब क्या कि अगर आपको काम यूज करना है या डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है तो कौन सा काम यूज करना है, कौन सा एरिया, वो पहले डिटरमाइन करो। इफ यू आर यूजिंग वर्क, अगर आप वर्क यूज कर रहे हो, डिटरमाइन कि वो वर्क एडिक्वेट है कि नहीं, और अगर आप उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो उसको प्रॉपर्ली DSR करो। भाई क्या सीखे इसके अंदर? कुछ नहीं, बात नहीं सीखे, वही बात है। अगर आप क्या कर रहे हो, कम ऑन, अगर आप ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनका काम यूज कर रहे हो, तो चेक करिए उनका काम आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं, आपको इसकी एडिक्वेसी चेक करनी है। और अगर आप उनको उसका इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो आप उनको अच्छे तरीके से DSR करो। यही तो बोला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल पॉइंट बताया हुआ है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल ऑडिटर के जब वो इंटरनल ऑडिट का काम यूज करना चाहता है, सही बात है। चलिए इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, जिसके अंदर थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन किया जा सकता है, वो आएगा आपका पेज नंबर 229 पे आइएगा। यस, पेज नंबर 229 पे आइएगा। 229 पे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसकी 228 पे कि कौन से एरिया पे और कहां तक डायरेक्ट असिस्टेंस यूज किया जा सकता है। तो बिफोर डिसाइडिंग कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है कि नहीं लेना है, आपको ये करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे पॉइंट नंबर 7 पे। तो प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर शाल, अब देखिए पहले उसने क्या किया, कॉम्पिटेंसी चेक किया, और उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं वो चेक किया। उसके बाद अगेन उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले वो क्या करेगा, देखिए आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उनको बोल रहे हो आप मेरे लिए काम करेंगे। अब ये एम्प्लॉइज है किसके, आपके कंपनी के, मैनेजमेंट के। अगर वो मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज है तो मैनेजमेंट से एक रिटर्न एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो गए, प्रोबेबली हो सकते हैं TCW जो ऑडिट कमेटी हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, कि एंटिटी के इंटरनल ऑडिटर जो है उनको एक्सटर्नल ऑडिटर के DSR को फॉलो करना होगा, और एंटिटी उसके अंदर इंटरवीन नहीं करेगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय किसके हैं, एंटिटी के है। मैंने उनको DSR दिया मैंने उनको काम बोला भैया इन्वेंटरी का चेकिंग आज करके लेना है, एंटिटी ने उनको दूसरा काम लगा दिया, मेरा काम तो रुक गया। तो यहां पे कोल्यूजन हो सकता है। तो मैं पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, ऑडिट कमेटी से रिटर्न में एग्रीमेंट करवाऊंगा कि भैया आई एम गोइंग टू टेक अ डायरेक्ट असिस्टेंस, और ये लोग मेरा इंस्ट्रक्शन DSR फॉलो करेंगे और आप उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर ये होगा तभी आई कैन कंफर्टेबली यूज द एक्सटर्नल ऑडिटर, द इंटरनल ऑडिटर और उनका डायरेक्ट असिस्टेंस। नंबर 2, अगेन एक दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट लूंगा मैं, क्या
कि इंटरनल ऑडिटर कभी भी मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर उनको क्या करेगा, अपने ऑडिट के प्रोसीजर बताएगा, उनका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि मैं आपको इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, फिक्स्ड असेट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये चेक करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, मेरा क्या इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है, तो वो जाकर के एंटिटी को बताएगा। एंटिटी को पता चल जाएगा ऑडिटर कौन से एंगल से चेकिंग कर रहे हैं, तो एंटिटी सजग हो जाएगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को छुपाने की कोशिश करेगा, क्या क्या चेकिंग करना है वो जाके बताएगा उनको, तो वो उस हिसाब से मैनिपुलेशन कर लेंगे अकाउंट्स के अंदर। तो मैं उनसे रिटर्न एग्रीमेंट लूंगा कि इंटरनल ऑडिटर जो है मेरे एंटिटी के अंदर काम करने वाले, ये हमेशा मेरे स्पेसिफिक मैटर जो होते हैं, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखेगा और कभी भी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट नहीं लाएगा, अनबायस नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो ये सेकंड काम मैंने इनके अंदर करना है। तो ये हो गया, इवैल्यूएट करना है उनको। नंबर 2, मैंने उनसे प्रायर टू टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस उनसे एक रिटर्न एग्रीमेंट लेना है। रिटर्न एग्रीमेंट 2 चीजों का लूंगा मैं। पहला कि वो मेरे डीएसआर को फॉलो करेंगे और दूसरा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस को। आई बात समझ में? तो ये भी मेरा प्रायर ही होने वाला है और ये भी प्रायर ही होने वाला है, मतलब ये दोनों चीजें मैंने प्रायर करनी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए पॉइंट नंबर 6 पढ़िए। एक्सटर्नल ऑडिटर शाल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म द प्रोसीजर दैट, मतलब कहां पे मैं इनका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लूंगा, कहां पे नहीं लूंगा, ये भी एक एग्जाम में बन सकता है। यहां पे मैंने बोला कि मैं यूज कर सकता हूं, अब तीसरा पॉइंट बोले कि यूज आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते? देखिए, नंबर 1, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, मतलब अगर किसी चेकिंग को, इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग हो या कुछ भी हो, अगर वहां पे ऑडिटर का सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है कि ये सही है या गलत है, इसके लिए ऑडिटर का जजमेंट इन्वॉल्व है कि यहां पे कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ज्यादा है कि कम है, वो डिसाइड करना है। मतलब इन शॉर्ट, इन्वेंट्री का इंटरनल कंट्रोल चेक करना है कि नहीं करना है, ये मेरा ऑडिटर का जजमेंट हुआ। इस जजमेंट को पास करने के लिए, मतलब इन्वेंट्री के अंदर कितना आरएमएम है, ये डिसाइड करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए मैं इंटरनल ऑडिटर का हेल्प नहीं लूंगा, ये डिसीजन मैं लूंगा। एक्सपेंस और इन्वेंट्री किसका चेकिंग करने का है? सर एक्सपेंस का करिए, इसमें रिस्क ज्यादा है, ये मैं डिसाइड करूंगा। कौन? एक्सटर्नल ऑडिटर। इनमें से क्या चेकिंग करना है, ये डिसीजन लेने के लिए, ये जजमेंट लेने के लिए मैं इंटरनल ऑडिटर का हेल्प नहीं लूंगा। पॉइंट नंबर 1, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट कि क्या चेक करना है, व्हाट टू चेक एंड व्हाट नॉट टू चेक, इसके लिए मैं इंटरनल ऑडिटर का हेल्प नहीं लूंगा, ये मेरा जजमेंट है। मैं उनको काम पे लगाऊंगा कि मेरे को ये चेक करने का, ये चेक करके दो, क्या चेक करना है क्या नहीं करना है वो तुम्हारा काम नहीं, वो मेरा काम है। तो जहां पे जजमेंट्स लेने हैं वहां पे मैं उनका काम यूज नहीं करूंगा, मैं उनको यूज नहीं करूंगा, मैं उनको कंसिडर नहीं करता हूं। नंबर 2 उसी के रिलेटेड है, द एरियाज जहां पे हायर रिस्क असेस रिस्क है। मैंने बोला ना कि यहां पे रिस्क ज्यादा है, तो वो जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे चेकिंग मैं खुद करूंगा, वहां पे इंटरनल ऑडिटर को काम पे नहीं लगाऊंगा, बिकॉज वो ठहरे एंटिटी के लोग, कितना भरोसा रखूंगा मैं उनके ऊपर। रिस्क ज्यादा है, यहां पे मैनेजमेंट फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, मैं बोले तू बाजू में हट भाई, मैं चेकिंग कर दो पूरा। तो जहां पे ज्यादा रिस्क मैंने असेस किया हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, भाई तू रहने दे मैं चेक करता हूं, रिस्क ज्यादा है मैं चेकिंग करूंगा। नंबर 3, रिलेट टू द वर्क विच द इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व, मतलब ऐसा काम जिसमें इंटरनल ऑडिटर खुद इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी बिन रिपोर्ट किया गया मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, किसने? इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने। मींस व्हाट? अगर मान लो मेरे इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस में अगर इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व है, मतलब मेरे एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को बनाने में इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उसके अंदर अपने स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी देते कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
खुद ही इंटरनल कंट्रोल बनाया है उन्होंने, और मैं उनको ही बोल रहा हूं कि वो इंटरनल कंट्रोल ठीक से है कि नहीं वो चेक करो। कैसे पॉसिबल है? ऐसा काम जिसमें खुद इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर उन्होंने पहले ही टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया हुआ है, तो वो काम मैं उनको क्यों लगाऊंगा? उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जो एक्सटर्नल ऑडिट का होता है, सेम वो आ जाएगा यहाँ पे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो वो खुद का काम रिव्यू करने के टाइम पे गलती है गलती नहीं बताएंगे ना। एंड लास्ट वन, इट रिलेट टू डिसीजंस the external auditor makes in accordance with the SA regarding the internal audit function and the use of its work or direct assistance. Means what? मैं ऐसे डिसीजंस के रिलेटेड उनको काम लगा रहा हूं, द डिसीजन रिलेट टू डिसीजंस द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स in accordance with the SA regarding the internal audit function and the use of its work or taking a direct assistance. Means again पॉइंट नंबर 1 जो है सिग्निफिकेंट जजमेंट, इससे रिलेटेड है कि मैं ऐसे डिसीजन ले रहा हूं कि जहां पे मैंने इंटरनल ऑडिट का काम यूज करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड कर रहा हूं। ये डिसाइड करने के लिए मैं उनका सहारा नहीं लूंगा, मैं उनको पूछ रहा हूं अरे ये काम मैं तुम्हारा यूज करूं, इसके लिए मैं तुम्हारा डायरेक्ट असिस्टेंस लूं क्या, इसके लिए डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लूं क्या, ये मैं उनको कैसे पूछ सकता हूं? मतलब वेदर टू यूज डायरेक्ट असिस्टेंस और नॉट, ये डिसीजन लेने के लिए मैं इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता। आई बात समझ में? तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 6 इस पे आपको सवाल बनाया जा सकता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज कि वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस cannot be used। ओके, एक काम करेंगे फटाफट इस पॉइंट नंबर 6 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि लिखा क्या एक्चुअली में। प्लीज रीड पॉइंट नंबर 6 तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आई गेस आपने रेडी किया है। मैं आपको वापस बताता हूं कि क्या कुछ डिस्कशन हमने किया है फ्रेंड्स। तो जैसे हमने इस ऐसे को शुरू किया, हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मतलब समझा, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है उसको समझा। ये तो एग्जामिनेशन में चांसेस कम है आने के, एग्जामिनेशन में आएगा तो ये आएगा। आई बात समझ में? तो इस ऐसे के अंदर हमको बोला है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करना चाहता है, चाहे वो इन हाउस हो चाहे आउटसोर्स हो, तो ऑडिटर को क्या देखना है, उसको इवैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। कैसे इवैल्यूएट करेगा? कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेगा, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं। कब यूज नहीं करेगा? अगर ये तीन बातें नहीं होगी यूज नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन, while using the work of internal audit function, ऑडिटर को क्या कुछ करना पड़ेगा? ओके, ये थर्ड क्वेश्चन हमने देखा हुआ था, उसका आंसर था उसको आंसर था ये कि जब वो यूज कर रहा है वर्क तो वो डिस्कस करेगा व्हाट इज अ प्लान्ड यूज ऑफ वर्क, उसके रिपोर्ट रीड करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा कि उसका नेचर एंड एक्सटेंट क्या है, टाइमिंग नहीं है, नेचर एंड एक्सटेंट क्या है, और तीसरा खुद भी कुछ परफॉर्मेंस करेगा ताकि वो समझ पाए कि एडिक्वेसी है या नहीं है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो वो डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता है, मतलब इंटरनल ऑडिटर उसके कंट्रोल में काम करेगा, उसके डीएसआर में काम करेगा। यहाँ पे एडिक्वेसी चेक करना है, यहाँ पे डीएसआर चेक करना है कि डीएसआर प्रॉपर हो। ये पॉसिबल है जब इन हाउस होगा, आउटसोर्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर पहले इवैल्यूएट करेगा। कैसे इवैल्यूएट करेगा? अगेन वही जो ये आंसर है, उसने चेक करना है कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे बस डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक चेक नहीं करेगा बिकॉज डीएसआर वो खुद दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन कि उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले ऑडिटर को रिटर्न एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। किस बारे में? कि वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, कौन? इंटरनल ऑडिटर। एंड नंबर 2 कि उसके इंस्ट्रक्शन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। और तीसरा देखा हमने कि कहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं हो सकता है। कहां पे यूज नहीं हो सकता है? जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑडिटर ने खुद लेने हैं, ज्यादा आरएमएम है, तीसरा ऐसा काम है जो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर जिसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसको उसने रिपोर्ट किया मैनेजमेंट को, और तीसरा उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसीजन अगर मैंने लेना है तो उसके लिए मैं इंटरनल ऑडिटर को उसके अंदर इन्वॉल्व करके नहीं लूंगा। बस यही गिने चुने ये तीन क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। बाकी जो डिस्कशन है ये एकदम बीकॉम टाइप मसाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्टिविटी और उसकी इवैल्यूएशन को कैसे करेंगे, इसको आप बस एक रीड करके छोड़ देना। ये बीकॉम टाइप है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। नंबर 2 कॉम्पिटेंसी एंड इट्स इवैल्यूएशन, मतलब वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये आप यहाँ पे रीड करेंगे। एंड एप्लीकेशन सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन एप्रोच, ये एक बार रीड करिएगा। ये 3 पॉइंट बस यहाँ पे बचे हुए, रीड करिएगा। बीकॉम टाइप पे इस पे सवाल बनेंगे, आई डोंट थिंक सो, लेकिन एक बार रीड करके जाना, पॉसिबिलिटी है आ जाए। लेकिन हाँ, आपका पूरा फोकस जो है वो इस पे होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमने फिनिश किया आपका SS 610। मैं स्क्रीन को यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ। आपने इन 6 क्वेश्चंस को लिखना है, इस चार्ट को पूरा कॉपी करना है और अपने SS 610 का रिवीजन प्रॉपर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई गेस 610 का अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर आ चुका है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा भी तो वो क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में अगर कोई डाउट होगा तो डाउट लिखिएगा, क्लैरिफाई करके देने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर डिस्कशन अच्छा लगे तो कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, बिकॉज आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और ऐसे के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।